जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीएसएस एनिमेशन के बारे में। अब एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि एनिमेशन होती क्या है। अब हमारे पास सीएसएस के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। मान लो मेरे पास एक डिव है, स्पैन भी हो सकता है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो एनिमेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एनिमेशन में हमारे एलिमेंट का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा होता है। मतलब पहले हमारे एलिमेंट का स्टाइल कुछ और होता है और एनिमेशन के दौरान उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिव क्रिएट किया और मैंने उस डिव को एक बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू, और साथ में मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई किया और मैंने एक टाइम सेट किया कि 2 सेकंड के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, पहले उसकी जो स्टेट थी वो ब्लू थी बैकग्राउंड कलर की, फिर उसका स्टाइल चेंज हो गया। तो सीएसएस एनिमेशन के अंदर हमारा जो स्टाइल होता है वो चेंज हो रहा होता है। अब शुरू करते हैं अपनी सीएसएस एनिमेशन को, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम एक एक को डिटेल के साथ करेंगे और साथ में हम प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी वैल्यूज लिख रहे होते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो किस तरह से चेंज हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमेशन नेम। हम कोई भी एनिमेशन करते हैं तो उसे एक नेम देते हैं। अब नेम हम खुद से दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पर मैंने एक डिव क्रिएट किया और उसका काम है कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है या फिर वो टॉप से बॉटम की तरफ मूव होता है। तो उसका काम है या उसकी एनिमेशन है मूव करना, तो मैं उसे नाम दे दूंगा मूव का। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमेशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन हमारी वो जो एनिमेशन है वो कितनी देर तक चलेगी, उसका टाइम कितना होगा, तो वो हम सेट कर रहे होते हैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर। हम इन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने एडिटर में। जी हम आ चुके हैं अपने वीयू कोड में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा और जैसे ही एंटर करता हूँ तो विजुअल स्टूडियो ने बाय डिफॉल्ट मुझे एक कोड दे दिया है जिसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। अब यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसके ऊपर मैं सारी एनिमेशन कर रहा हूँगा। अब मैंने डिव क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं सीएसएस में, और सीएसएस में मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एचटीएमएल के अंदर ना इसे एक आईडी दे देता हूँ। आप चाहें तो इसे क्लास भी दे सकते हैं। मैं आईडी इसे दे देता हूँ एनी, मतलब मैं एनिमेशन कर रहा हूँ तो मैंने इसे एनी दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम चलते हैं सीएसएस में, और यहाँ पर क्योंकि मैंने आईडी दी है तो मैं हैश का यूज़ करके इसे सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर मैं कुछ इसे पैरामीटर्स दूंगा, कुछ वैल्यूज़ दूंगा। सबसे पहले मैं इसे एक विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल्स। उसके बाद मैं इसे एक हाइट दे देता हूँ, अगेन वो भी 100 पिक्सल, ताकि हमारे पास एक बॉक्स हो। उसके बाद मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और फिलहाल मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ एक्वा, ये इसकी फर्स्ट स्टेट है। उसके बाद हम कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं जो कि हमने अभी बात की, जिनके बारे में सबसे पहले हमने बात की एनिमेशन नेम के बारे में। तो मैं इसे एक एनिमेशन नेम दे देता हूँ। ये रहा हमारा एनिमेशन नेम, और इसे मैं नेम कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे दे देता हूँ मूव। फिलहाल हम इसे मूव नहीं कर रहे होंगे, वैसे मैंने इसे मूव नाम दे दिया क्योंकि हम आगे जाके मूव भी कर रहे होंगे इसको। उसके बाद मुझे ड्यूरेशन सेट करना है कि मेरी एनिमेशन कितनी देर तक चलेगी। तो हम सेलेक्ट करेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एनिमेशन है ना वो 3 सेकंड तक चले, तो मैंने टाइम सेट कर दिया 3 सेकंड। मैं इसे सेव करता हूँ और साथ ही में हमें एचटीएमएल को भी सेव करना है। चलते हैं अपने ब्राउज़र में। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। हम दोबारा से चलते हैं अपने एडिटर में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपनी CSS को लिंक नहीं किया अपनी HTML फाइल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, हेड के टैग के अंदर ना लिंक यूज़ करके इसे लिंक कर देता हूँ, जो कि हमारी स्टाइल CSS। अब मैंने इसे लिंक कर दिया, मैं इसे सेव करता हूँ। दोबारा से जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बॉक्स जो है वो आ चुका है। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं हो रही क्योंकि मैंने की फ्रेम का यूज़ नहीं किया। दोबारा चलते हैं अपने एडिटर में, और यहाँ पर CSS के अंदर अब के बार मैं यूज़ करता हूँ अपने की फ्रेम को। तो हम @ पहले यूज़ करते हैं और फिर हम यूज़ करते हैं अपने की फ्रेम को। अब की फ्रेम के साथ सबसे पहले हमें अपनी एनिमेशन का नाम लिखना होगा जो कि हमने पहले दिया। अब मैंने इसे यहाँ पर देखें एनिमेशन को नेम दिया था मूव का, तो वो ही नेम मैं यहाँ पर लिखूंगा। और उसके बाद हम चलेंगे इसके अंदर। अब हमारे पास इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे होंगे फ्रॉम और टू से। मतलब हमारा फ्रॉम क्या होगा, हमारी अभी जो स्टेट है, जो मैंने यहाँ पर कलर दिया बैकग्राउंड कलर, ये हमारा फ्रॉम है। मतलब यहाँ से हमारी स्टेट चेंज हो रही होगी ऑनवर्ड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रॉम लिखता हूँ, और फ्रॉम के अंदर ना मैं अपना वही स्टाइल लिख देता हूँ। मतलब फ्रॉम के अंदर मेरा जो बैकग्राउंड कलर है
वो मैंने सेट किया हुआ है एक्वा। अब मैं चाहता हूँ इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 2 करूँगा। अगेन इसके अंदर मैं बैकग्राउंड जो है ना इसका, उसे चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर बैकग्राउंड मैं इसका लेट्स सपोज ब्राउन कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन ब्राउज़र में जाके जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, और हमारी एनिमेशन जो है वो 3 टाइम्स मतलब 3 सेकंड्स चली। मैं एक काम करता हूँ, इसका ड्यूरेशन जो है ना वो बढ़ा देता हूँ, मैं इसे 5 सेकंड कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन दोबारा ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें इसका जो कलर है वो 5 सेकंड में जाके चेंज हुआ। तो इस तरह से हम ये सारा कुछ सेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया था ना, तो इसका एक बार कलर चेंज हुआ फिर स्टॉप हो गया, मतलब हमारी एनिमेशन सिर्फ एक बार चली, दोबारा नहीं चली, रिपीट नहीं हुई। तो ये चीज़ें हम बाद में सेट कर रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं ना, तो हमारी एनिमेशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही आपने रिफ़्रेश किया एनिमेशन स्टार्ट हो जाती है। ये इस टाइम को भी हम मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं कि हमारी एनिमेशन कितनी देर बाद स्टार्ट होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखें इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन डिले। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि हमारी एनिमेशन जो है वो कितनी देर बाद स्टार्ट होगी। तो आइए इसे प्रैक्टिकल करते हैं। सिंपल, मैं यहाँ पर एनिमेशन डिले लिखूंगा, एनिमेशन डिले, और एनिमेशन डिले में मैं कह देता हूँ 2 सेकंड। मतलब मेरी जो एनिमेशन है वो पेज को रिफ्रेश करने के 2 सेकंड्स बाद चलना शुरू हो। मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन ब्राउज़र में जाता हूँ, देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो एकदम से चेंज नहीं हुआ, 2 सेकंड गुजरे उसके बाद इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप टाइम जो है वो भी सेट कर सकते हैं, टाइम डिले, कि कितनी सेकंड बाद आपकी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होगी। आइए आगे चलते हैं। एनिमेशन डिले के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है विच इज़ एनिमेशन इटरेशन काउंट। इटरेशन मीन कि हमारी एनिमेशन कितनी बार रिपीट होगी। अभी जो हमने एनिमेशन क्रिएट की उसका कलर एक बार चेंज होता है और उसके बाद क्या होता है, दोबारा से चेंज नहीं होता, वो रिपीट नहीं हो रही। तो इसे रिपीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन इटरेशन का। अब इसे यूज़ करके देखते हैं। सिंपल, इसके लिए मैं आऊँगा अपने एडिटर में और यहाँ पर ना मैं एनिमेशन इटरेशन लिखूँगा, इटरेशन काउंट, कि कितनी बार मेरी एनिमेशन जो है वो चलनी चाहिए। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं 2 टाइम्स लिखता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाते हैं, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे 2 सेकंड वेट करना होगा क्योंकि मैंने डिले लगा रखा है। अब यहाँ पर देखिए कलर चेंज हुआ एक बार, अगेन ये फिर दोबारा से कलर चेंज होगा, देखिए ये दोबारा से चेंज हो रहा है। तो आप बता सकते हैं उसे कि कितनी बार आपका कलर चेंज होना चाहिए। 2 बार हो चुका है, अब यहाँ पर देखिए तीसरी बार इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर बार बार चेंज होता रहे, ये रिपीट होता रहे, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ करते हैं। सिंपल, यहाँ पर आके मैं इन्फिनाइट सेट कर दूंगा। मैं इसे सेव करता हूँ। अब इन्फिनाइट से क्या होगा, ये एनिमेशन चलती ही रहेगी, मतलब ये रुकेगी नहीं, चलती रहेगी चलती रहेगी। जितनी देर तक आपका जो पेज है वो ओपन है विंडो में, उतनी देर तक ये एनिमेशन चलती रहेगी। स्टार्ट देखिए फिर से स्टार्ट हो गया, जैसे ये एंड होगा ये एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं अपने काउंट को, इटरेशन काउंट को। आप इन्फिनाइट भी कर सकते हैं, आप कोई मखसूस नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ की वो मेरे पास थी बैकग्राउंड कलर की। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कलर ही चेंज कर रहे होते हैं, हम चाहे तो फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, मुझे ना अपने इस डिव के अंदर ना कुछ टेक्स्ट चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं नाम दे देता हूँ एनिमेशन का, इसके अंदर लिख देता हूँ। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आके ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसे एक फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिख रखे हैं तो मैं इन्हें फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा। और फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स सपोज मैं इन्हें लार्जर या स्मॉल कुछ भी दे सकता हूँ। मैं 25 दे देता हूँ, 25। मैं इसे सेव करता हूँ, 25% कर देते हैं। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अगेन जाते हैं ब्राउज़र में, मैं जैसे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर मेरा टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन ये कितना साइज़ है इसका, 25%। मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पर लार्जर की प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन दोबारा से जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अब मैं चाहूँ कि इसका जो साइज़ है वो एनिमेशन में थोड़ा चेंज हो जाए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूँगा विच इज़ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैं सेट करूँगा अपने उसी फ़ॉन्ट साइज़ को। अब मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ जो अभी है वो है लार्जर, मैं वैसे ही रहने दूँगा। उसके बाद
एनिमेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज हो जाए, तो सिंपल मैं फ़ॉन्ट साइज़ लिखता हूँ और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ कि पहले वो लार्ज था, जैसे एनिमेशन स्टार्ट हो वो एक्स्ट्रा लार्ज में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, दोबारा से जाते ब्राउज़र में। अब देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अभी फ़िलहाल ये ऐसा ही है ना, जैसे ही ये देखिए इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी इसका जो साइज़ होगा वो साथ के साथ इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो, आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें हमारे पास जो एनिमेशन है वो उसका जो कलर है वो ब्लैक है। मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें सिंपल मेरे फॉर के फ्रॉम के अंदर ना मेरा जो कलर है वो ब्लैक आ रहा है, तो मैं इसे ब्लैक से ना आगे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, कलर, और कलर मैं यहाँ पर ना वाइट कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे एनिमेशन स्टार्ट होगा ना इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से ना सिर्फ हम अपने बैकग्राउंड को एनिमेट कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ को भी एनिमेट कर सकते हैं और साथ में कलर्स को भी एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एनिमेशन इटरेशन काउंट के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एनिमेशन डायरेक्शन। अभी हमने क्या किया, हमने एक एनिमेशन अप्लाई की लेकिन उसकी जो बॉक्स था ना उसकी जगह चेंज नहीं हुई। तो इस डायरेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने बॉक्स को मूव करा रहे होते हैं। अब ये हमारी मर्जी है, हम अपने बॉक्स को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराएं या राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराएं या फिर टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप की तरफ मूव कराएं। ये हम पे डिपेंड करते हैं, हम जैसे भी उसे मूव कराएं। तो आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले ना ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। टू और फ्रॉम में जो हमने कलर चेंज किया था और मैं यहाँ पर सिर्फ मूव की लिखूँगा। यहाँ पर देखें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रॉपर्टी विच इज़ डायरेक्शन, तो उसके लिए आपकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव होना ज़रूरी है, वरना आपकी ये जो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है ना वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर ना मैं सिंपल लिख देता हूँ अपनी पोजीशन और पोजीशन को मैं रिलेटिव कर देता हूँ। अगर आप रिलेटिव नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी ना डायरेक्शन की वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे सेट करता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्शन दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से ना जब ये स्टार्ट हो, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, फ्रॉम के पार्ट में उसकी एग्जिस्टिंग जगह होती है जहाँ पर वो उस वक्त मौजूद है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0%। और उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे ही इसकी एनिमेशन स्टार्ट हो ये कहाँ तक जानी चाहिए, मैं चाहता हूँ ये जानी चाहिए 300, या फिर हम पिक्सल्स का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं 0 पिक्सल्स। और यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि वो लेफ़्ट से ना कितना साइड पे हो जाना चाहिए, लेफ़्ट से वो हो जाना चाहिए 300 पिक्सल्स। मैं इसे सेव करता हूँ, लेट मी सेव दिस। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके इसे करते हैं रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे जो बॉक्स है ना वो 2 सेकंड के बाद मूव होना शुरू हो गया और कहाँ तक गया, ये मेरा जो बॉक्स है वो 300 पिक्सल तक गया। अब क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा रखी है, एक तो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है डिले 2 सेकंड, तो हमारी जो एनिमेशन है वो 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हुई। और उसके बाद जो काउंट है वो मैंने इनफिनाइट सेट किया हुआ है। तो ये जैसे ही एंड होगी मेरी एनिमेशन ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये एक किस्म का लूप है जो बार बार चलता रहेगा तब तक जब तक आपका जो विंडो में ये पेज है ये ओपन रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं पोजीशन को। अब एक काम करते हैं, हम इसे राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं और टॉप से बॉटम भी, तो वो करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर टॉप की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि ये टॉप से 0 पिक्सल वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और टॉप से नीचे जाना चाहिए कितना 300 पिक्सल्स तक। अगेन मैं इसे सेव करता हूँ। देखिए जैसे अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब इसकी जो एनिमेशन है वो टॉप से बॉटम की तरफ होगी। देखिए टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है और कितना जा रहा है ये 300 पिक्सल्स तक ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है वो काम करती है। सिंपल आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो बॉक्स है वो लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम मूव तो हो रहा है पर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ना तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और उसके अंदर जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना तो उसका फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है ना कलर चेंज हो रहा है। तो हम वो भी सेट कर सकते हैं। सिंपल उसके लिए क्या करना होगा, अगेन मैं यहाँ पर ना वही बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ। अब बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी मेरे पास है एक्वा जो कि पहले से मौजूद है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बाद में ना इसकी जो प्रॉपर्टी है जैसे मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो तो इसका बैकग्राउंड जो कलर है
वो ब्राउन हो जाए, सिंपल। और साथ में मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट का कलर है इसके अंदर वो तो है मेरे पास ब्लैक, और मैं यहाँ से ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक। और मैं चाहता हूँ जब मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो ना तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, कलर, और कलर इसका हम कर देते हैं वाइट। हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ काम कर रही हैं या नहीं। एक काम करते हैं, ये 300 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है, ये यहाँ से गायब हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है स्क्रॉल में। हम एक काम करते हैं, इसे मूव कराते हैं फ्रॉम लेफ़्ट, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी हम लेफ़्ट कर देते हैं, अगेन लेफ़्ट। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखें जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा ना तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा और साथ में इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा। देखें इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और इसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट लिखा था एनिमेशन का उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप एक ही के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं चाहूँ कि साथ के साथ इस बॉक्स का साइज़ भी इंक्रीज़ हो तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल। यहाँ पर ना मैंने बॉक्स का साइज़ दिया हुआ है, विड्थ 100 पिक्सल है और साथ में हाइट जो है वो भी 100 पिक्सल है। मैं चाहूँ कि सिर्फ इसकी विड्थ में चेंज आए तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ कि इसकी हाइट में चेंज आए तो मैं वो भी कर सकता हूँ, और मैं दोनों में भी चेंज ला सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें सिंपल, मेरी जो फ्रॉम में है ना मेरी विड्थ का साइज़ मैं उसे सेट कर देता हूँ। विड्थ का साइज़ जो मैंने फ़िलहाल रखा हुआ है वो है 100 पिक्सल, और मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो तो इसकी विड्थ जो है वो चेंज हो जाए। सिंपल यहाँ पर विड्थ मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 150 पिक्सल्स। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब के बाद देखिएगा कि बॉक्स का साइज़ जो है ना वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए उसकी जो विड्थ है वो भी साथ के साथ इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं चाहूँ कि इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो तो हम वो भी कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ पर मैं अपनी हाइट लिखूँगा जो कि फ़िलहाल मैंने अपनी डिव को दी थी हाइट, और मैंने अपने डिव को हाइट दी थी 100 पिक्सल्स। अगेन मैं आऊँगा अपने 2 के सेक्शन में और यहाँ पर भी मैं हाइट दे दूँगा हाइट, और मैं चाहता हूँ कि ये हो जानी चाहिए 150 पिक्सल्स। मैं इसे सेव करता हूँ, अगेन ब्राउज़र में जाते हैं। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अब के बाद क्या होगा, हाइट विड्थ दोनों चेंज होंगे। देखिए हाइट भी चेंज हो रही है, विड्थ भी चेंज हो रही है, साथ में बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, और साथ में एनिमेशन का कलर भी है वो भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कलर जो है ना वो दो ही हैं, मतलब पहले एक्वा होता है, जैसी एनिमेशन स्टार्ट होती है फिर इसका कलर जो है वो ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो दो ही कलर है, हम चाहे तो कलर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ना हमारी जो एनिमेशन होती है ना वो 0% से स्टार्ट हो रही है और 100% तक जा रही होती है। तो सिंपल मतलब हमारा ये जो फ्रॉम का पार्ट है ना ये 0% वाला है, और ये जो 2 का पार्ट है ये हमारे 100% की तरफ जा रहा होता है। तो ये 0 और 100 को ना हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि 0% पे मेरी एनिमेशन का स्टाइल कुछ और हो, 25% पे मेरी एनिमेशन का स्टाइल कुछ और हो, 50% पे कुछ और हो, और फिर 100% पे कुछ और हो। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पूरे के पूरे ड्यूरेशन को या एनिमेशन को डिवाइड कर सकता हूँ। वो सिंपल कैसे करेंगे, हम यहाँ पर फ्रॉम की जगह ना मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा 0%, कि 0% पे ना मेरी जो एनिमेशन है वो ये है जो कि नज़र आ रही है। सिंपल 2 पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पर ना 25%, मतलब 25% जब मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो तब उसका डिज़ाइन ये होना चाहिए। और अगेन मैं दोबारा से ना यहाँ पर लिखता हूँ 50, कि जब मेरी एनिमेशन 50% कंप्लीट हो चुकी हो तब उसका स्टाइल जो हो वो चेंज हो जाए। सिंपल मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यही मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर ना सिर्फ थोड़ी सी चेंजमेंट करता हूँ इसके अंदर, कि जो बैकग्राउंड कलर है ना मैं इसे चेंज कर देता हूँ ताकि हमें चीज़ें चेंज होती नज़र आए। तो बैकग्राउंड कलर हम इसे रेड दे देते हैं, रेड। अगेन मैं एक और लिखता हूँ क्योंकि मुझे 100% तक जाना है, तो मैं यहाँ पर 75 लिख सकता हूँ, कि जब 75% तक मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तब उसका जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए। हम यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं यही कोड जो है वो अगेन पेस्ट कर देता हूँ, और दोबारा से जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होगा तभी हमें चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी। तो सिंपल यहाँ पर मैं येलो कर देता हूँ। और अगेन अब मैं बात करता हूँ 100% की, कि जब मेरी एनिमेशन 100% तक हो तब उसका जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए। अगेन मैं वही स्टाइल पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, और साथ में कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर कलर मैं पिंक दे देता हूँ। चलिए इसे सेव करते हैं।
ब्राउज़र में जाके अब इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या चेंज आता है। अब इसमें रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखें पहले मेरा कलर जो है वो एक्वा है। अब यहाँ पर देखें मेरी जो एनिमेशन है वो उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो ड्यूरेशन है ना उसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये हमारे पास 5 सेकंड था, तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास वक्त थोड़ा है और चीज़ें ज़्यादा चेंज होनी है तो इसलिए वो स्पीड में जा रहा है। मैं यहाँ पर 10 सेकंड कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। अब ये स्लो चेंज होगा और हमें नज़र आएंगे कलर चेंज होते हुए। अगेन अगेन ये कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम सेट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे कलर चेंज हो रहे होंगे। तो जब 100% तक पहुंचेगा तो उसका कलर जो है वो वही हो चुका है जो कि हमने रखा था। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कितने सेक्शन बनाए, 0 का अलहदा बनाया, 25 का अलहदा बनाया, 50 का अलहदा और फिर 75 का अलहदा। मैं काम करता हूँ 75 वाले को यहाँ से हटा देता हूँ और इसी तरह मेरे पास जो 25 है मैं उसको भी हटा देता हूँ। मैं 3 ही सेक्शन बनाता हूँ, 0, 50 और 100। मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर कलर कौन से मेरे पास एक्वा है, रेड है और एक पिंक है। अगेन मैं ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब के बार क्या होगा कि हाफ में जाकर कलर और होगा और एंड में जाकर कलर चेंज हो चुका होगा। तो इस तरह से हमारी एनिमेशन जो है वो काम कर रही होगी। तो सिंपल आप मुख्तलिफ चीज़ें खुद से ट्राई करें, इनके कलर चेंज करके देखें, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करके देखें, तो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। जितना ज़्यादा आप कोड करेंगे ना उतना ज़्यादा आप इसे सीख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने चंद एक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ना अपने बॉक्स को मूव कराया, लेफ़्ट से राइट की तरफ कराया, टॉप से बॉटम की तरफ कराया, लेकिन अभी तक हमने एनिमेशन डायरेक्शन को यूज़ नहीं किया। तो एक बार उसे यूज़ करके देखते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ एनिमेशन डायरेक्शन में, एनिमेशन डायरेक्शन, और इसके अंदर ना सबसे पहले मैं नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाते हैं, जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सिंपल वैसे ही है जैसे कि ये काम कर रहा होगा, सिंपल वैसा, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी चेंज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे रिवर्स में करके देखता हूँ। रिवर्स, हम इसे सेव करते हैं, अगेन ब्राउज़र में जाते हैं। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा ना, मेरी जो एनिमेशन है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है। देखें राइट से लेफ़्ट की तरफ वो मूव कर रही है, दोबारा से राइट पे आ जाएगी और फिर लेफ़्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से आप इसकी जो डायरेक्शन है उसे भी चेंज कर सकते हैं। चंद एक और डायरेक्शंस को देखते हैं। मैं यहाँ पर रिवर्स की जगह अल्टरनेटिव यूज़ करके देखता हूँ और देखें कि क्या चेंज आता है हमारी एनिमेशन में। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, मेरे जो बॉक्स है वो पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा और फिर ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स में करेगा और फिर ये मूव करेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ। देखें ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह से हमारी जो एनिमेशन है वो चलती रहेगी क्योंकि हमने इन्फिनाइट सेट किया हुआ है। और ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा और फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है। सिंपल एक काम करते हैं, हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं, विच इज़ अल्टरनेटिव रिवर्स। हम इसे सेव करते हैं, अगेन ब्राउज़र में जाते हैं। अब के बाद जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें क्या होता है इसमें चेंज। हमारी जो एनिमेशन है वो 5 सेकंड की है। अब ये स्टार्ट हो रहा है राइट से लेफ़्ट की तरफ और फिर ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। सिंपल इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास डायरेक्शंस चेंज हो रही है। अल्टरनेटिव में हमारे पास क्या था, हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता था और फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता था। और अल्टरनेटिव रिवर्स में क्या हो रहा है, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है और फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही हैं। चंद एक और हैं जो कि आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंज आता है आपके आउटपुट में। सिंपल सा चेंज होगा। आपने क्या करना है, खुद से जितना ट्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा आप एक अच्छे कोडर बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है विच इज़ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब टाइमिंग फंक्शन हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, चंद एक के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे। उन्हीं में से हमारे पास एक है ईज। ईज क्या करता है, हमारे पास जो हमारी एनिमेशन है ना वो जब स्टार्ट होती है तो स्लो होती है। यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि जब भी हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी तो वो स्लो होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और फिर एंड पे दोबारा से वो स्लो होगी। मतलब पहले स्लो, फिर स्पीड तेज़ होगी और जब ये हमारी एनिमेशन एंड होने लगेगी ये फिर से स्लो हो जाएगा। लीनियर में क्या होता है, हमारी एनिमेशन स्पीड के साथ स्टार्ट होती है और फिर एंड भी स्पीड के साथ हो जाती है। हम हर एक को ना प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। फिर हमारे पास आता है ईज इन। ईज इन क्या करता है, ये स्लो स्टार्ट लेता है, स्लो स्टार्ट। और उसके बाद हमारे पास ईज आउट आ जाता है। ये क्या करता है, एनिमेशन विद अ स्लो एंड, इसका एंड स्लो होता है। ईज इन का स्टार्ट स्लो होता है और ईज आउट का एंड स्लो होता है।
और अगर हम ईज इन आउट दोनों यूज़ कर लें तो क्या होगा, इसका स्टार्ट जो है वो स्लो होगा और एंड जो है वो भी स्लो होगा। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। आइए इनमें से हर एक को हम यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये चेंज आता है। सिंपल मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर हम एनिमेशन टाइमिंग का यूज़ कर रहे होंगे, टाइमिंग फंक्शन, और यहाँ पर मैं ईज का यूज़ करता हूँ। सिंपल मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी एनिमेशन पहले स्लो स्टार्ट होगी और फिर स्पीड और फिर स्लो, मतलब शुरू में भी स्लो, दरमियान में इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अब क्योंकि ये एनिमेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 सेकंड की है तो हमें इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा कि हाँ ये इसकी स्पीड जो है वो सेंटर में तेज़ हो रही है। इसी के अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अलावा, विच वाज इज इन, हम उसे यूज़ करके देखते हैं। सेव ब्राउज़र में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब इज इन क्या है, हमारे पास इसका जो स्टार्ट है वो स्लो है, देखिए स्टार्ट स्लो और एंडिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी विच वाज इज आउट। इज आउट में क्या था, हमारे पास जो एंडिंग है वो स्लो होती है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास स्टार्ट जो है वो तो फास्ट है, एंडिंग स्लो हो रही है, एंडिंग जो है वो स्लो हो रही है। अब ये आपको ज़्यादा फोकस करेंगे तो नज़र आएगा, क्योंकि माइनर सा टाइम है, माइनर सा चेंज है, तो नज़र आने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसका जो एंडिंग है ना वो स्लो हो रहा है। इसी के साथ अगर मैं दोनों को यूज़ करूँ, मैं ईज इन भी यूज़ करूँ और ईज आउट भी यूज़ करूँ, तो इसका जो स्टार्ट होगा वो भी स्लो होगा और जो इसका एंड होगा वो भी स्लो होगा। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखें इसका जो स्टार्ट है वो भी स्लो है और जो एंड है वो भी स्लो है। तो इस तरह से हम इन टाइमिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि टाइमिंग फंक्शन काफ़ी सारे हैं, हम सारे इसके अंदर कवर नहीं कर सकते, ड्यूरेशन जो है वीडियो का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपने क्या करना है, खुद से नहीं एक्सप्लोर करना है, हर एक टाइमिंग फंक्शन को आपने चेक करके देखना है और फिर देखना है कि उसका आउटपुट किस तरह से हमें नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपकी असाइनमेंट हुई, आपने खुद करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया, हमने एक एनिमेशन का नाम रखा, फिर उसे एक ड्यूरेशन दिया, उसे एक डिले दिया, इटरेशन काउंट दिया, टाइमिंग फंक्शन रखा। तो हमें गालबन 5-6 लाइनें लिखनी पड़ी। तो हमारे पास एनिमेशन की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसे कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सारी की सारी चीज़ें हम एक ही लाइन में लिख रहे होते हैं। उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैंने हटा देता हूँ और फिर से मैंने सेट करता हूँ। उसके लिए हमें लिखना है एनिमेशन, सिंपल, और इस एनिमेशन के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें लिखनी होंगी। अब यहाँ पर देखें हमारी जो खूबसूरती है विजुअल स्टूडियो की, उसने हमें पहली ही चीज़ें दे दी हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास नेम आ रहा है, मतलब हमारी एनिमेशन का नेम। उसके बाद ड्यूरेशन की हमारी एनिमेशन कितनी देर तक चलेगी। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन जिनके बारे में हमने अभी बात की। उसके बाद हमारे पास डिले है कि कितने सेकंड के बाद हमारी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। इटरेशन काउंट कि हमारी एनिमेशन कितनी बार रिपीट होनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन है कि आप डायरेक्शन क्या रखना चाहते हैं, आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, रिवर्स रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद अगर आगे चले तो हमारे पास फिल मूड आ जाता है। सिंपल मैं यहाँ पर चंद एक चीज़ें लिख देता हूँ। हमारी एनिमेशन का नाम था मूव, और साथ में हमारे पास जो ड्यूरेशन हमने सेट किया था दैट वाज 5 सेकंड, और हमारे पास टाइम फंक्शन जो था वो हमने ईज इन ईज आउट यूज़ किया था। आप जो मर्जी यूज़ करें, मैं ईज इन यूज़ कर लेता हूँ। डिले मतलब कितनी देर बाद हमारी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होनी चाहिए, तो डिले मैं लिख देता हूँ 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के बाद हमारी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। हमारे पास इटरेशन काउंट आ जाता है। सिंपल इटरेशन काउंट में मैं लिख देता हूँ कि 3 बार हमारी जो एनिमेशन है वो चलनी चाहिए। और साथ में डायरेक्शन में सेट कर देता हूँ, डायरेक्शन यहाँ पर मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, नॉर्मल। और यहाँ पर फिल मूड में मैं सेट कर देता हूँ फॉरवर्ड। मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन दोबारा से ब्राउज़र में जाते हैं। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो सिंपल वही मेरी एनिमेशन है और सारा कुछ वैसे ही हो रहा है। अब क्या हुआ, बजाय इसके कि मैं काफ़ी सारी लाइंस लिखूं कोड की, अब मेरा काम थोड़ी सी, मतलब एक ही लाइन में सारी चीज़ें मैंने पुट कर दी, और ना तो मेरा एक कोड ज़्यादा बड़ा हुआ और ना ही मुझे ज़्यादा लाइनें लिखने की ज़रूरत हुई, और मेरा काम वैसे का वैसा हो रहा है। तो इस तरह से आप ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी एनिमेशन के लिए। और की फ्रेम के अंदर आप मुख्तलिफ पोजीशंस जो है वो सेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने क्या करना है, सारी की सारी जितनी भी हमने आपको कराई प्रैक्टिस वो आपने खुद से करनी है, और हमने जो टाइमिंग फंक्शन आपके लिए छोड़ दिए हैं, आपने क्या करना है, हर एक को चेक करना है, हर एक को खुद से करके देखना है, चीज़ों को थोड़ा और चेंज करना है और देखने के कैसे आउटपुट में चेंज आता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।